सभी को नमस्कार है। हम लोग जो है करंट अफेयर्स का क्लास शुरू कर रहे हैं। इस करंट अफेयर्स का क्लास करंट अफेयर्स है, लेकिन जिनके एग्जाम है वो तो खैर देख सकते हैं, जिनका नहीं एग्जाम है वो भी देख सकते हैं। कि बाकी अन्य जानकारी जो आपको जानना जरूरी है, क्या क्या इंटरनेशनल रिलेशन कैसे चल रहा है, कि क्या अभी क्या क्या घटना वर्तमान में घट रहा है, इस सब के लिए अगर जानकारी जरूरी मतलब समझते हैं आप, तो निश्चित रूप से पूरे वीडियो को देखें। आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। कहाँ गया कलम मेरा? इसमें देखिए, इसमें है क्या कि भारत और फ्रांस के बीच अभी बहुत सारे डिफेंस, एनर्जी और जरूरी मिनरल्स में 21 एग्रीमेंट हुए। कितने एग्रीमेंट हुए हैं? तो 21 एग्रीमेंट हुए। इस 21 एग्रीमेंट में सबसे महत्वपूर्ण एग्रीमेंट ये H-125 हेलीकॉप्टर के बारे में। मोदी जी ने भाषण में अपने कहा है कि दुनिया का सबसे एकमात्र हेलीकॉप्टर है जो एवरेस्ट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। सोचिए, एवरेस्ट के ऊंचाई तक उड़ने वाला हेलीकॉप्टर, उससे ऊपर हेलीकॉप्टर नहीं उड़ता है, एकमात्र हेलीकॉप्टर है जो एवरेस्ट की ऊंचाई तक ऊंचाई उड़ सकता है। तो मोदी और इमैनुअल मैक्रो भारत फ्रांस के आपसी रिश्तों को, ये भी ध्यान रखिएगा क्वेश्चन के प्रस्तुति से, स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ाने पर सहमत हुए। पहले ये स्पेशल ग्लोबल नहीं था, सीधे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप था, लेकिन अब हो चुका है स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ाने पर सहमत हुए। मैक्रो के भारत दौरे के दौरान डिफेंस, एनर्जी, जरूरी मिनरल्स, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और दूसरे खास सेक्टर से जुड़े 21 एग्रीमेंट पर डॉक्यूमेंट साइन किए लोग। इसमें क्या क्या ध्यान रखिएगा? डिफेंस, एनर्जी, जरूरी मिनरल्स, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और दूसरे खास सेक्टर से जुड़े 21 एग्रीमेंट हुए। खास एग्रीमेंट यह दिया हुआ है। दोनों देशों ने डिफेंस कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट को रिन्यू किया और इंटर ऑपरेबिलिटी मिलिट्री लिंकेज को मजबूत करने के लिए इंडियन आर्मी और फ्रेंच लैंड फोर्सेस के बीच अधिकारियों की आवाजाही या तैनाती सुनिश्चित की लोग। अब जो है अधिकारियों की तैनाती भी की जाएगी। अधिकारियों मतलब ऑफिसर यहाँ के ऑफिसर वहां, वहां के ऑफिसर यहाँ आ जा सकते हैं। भारत में हैमर मिसाइल, ध्यान दीजिए, भारत में हैमर मिसाइल बनाने के लिए बीईएल और सफान के बीच एक ज्वाइंट वेंचर की घोषणा हुआ। कर्नाटक में H-125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। ये बहुत बड़ा चीज है, समझिए तो, कि भारत में हेलीकॉप्टर बनेगा, पूरे दुनिया को बेचा जाएगा। ये दोनों को भाषण में अपने कहा है कि भारत में हेलीकॉप्टर असेंबल होगा और ये पूरे दुनिया को बेचा जाएगा। ये ब्रह्मोस मिसाइल जैसे होगा। अब सोचिए ये कि रूस से भी अच्छा पार्टनर बन रहा है आपका फ्रांस। रूस में क्या है कि रूस जो है, जैसे पाकिस्तान से लड़ाई होगा तो रूस मदद कर सकता है, चीन से लड़ाई होगा तो रूस मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि चीन कहेगा, चीन फिर रूस को आंख दिखाएगा और रूस को मानना पड़ेगा चीन का बात। ये रूस का मजबूरी होगी। उसी प्रकार फ्रांस का कोई दोस्त दुश्मन नहीं है। भारत सबसे अच्छा है फ्रांस के लिए, चाहे भारत के लिए फ्रांस अच्छा है कि न उसका पाकिस्तानी से दोस्ती दुश्मनी है, न पाकिस्तान न चाइना से, तो वो भारत के लिए बहुत अच्छा है। कि लेकिन रूस का चाइना से बहुत अच्छा दोस्ती है, जिसके कारण चाइना के विपक्ष में रूस हमारा मदद नहीं कर सकता है। लेकिन फ्रांस जो है सबसे अच्छा दोस्त अब बन के उभर रहा है। फ्रांस से राफेल आ रहे हैं, फ्रांस से ही ये H-125 हेलीकॉप्टर आ रहा है, जो अब ये बनेगा यहाँ और बिकेगा हर जगह। कहाँ बनेगा? तो कर्नाटक में, ध्यान रखिएगा। एरोस्पेस इंडस्ट्रियल बेस मजबूत हुआ है इसके तहत। बाकी एनर्जी और जरूरी मिनरल्स में सहयोग भी है, कि जो जो चीज जरूरी है यहाँ, जैसे जैसे देखिए, जिसका मकसद डिफेंस, ग्रीन इकोनॉमी और टेक सेक्टर के लिए जरूरी रेयर अर्थ और जरूरी मिनरल्स की खोज, निकालने, प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग पर भी काम किया जाएगा। कोई मिनरल्स खोजने के लिए भी बहुत सारे मशीनों की जरूरत होती है, जो अकेले भारत नहीं खोज सकता है, तो फ्रांस की मदद से उसको भी खोजा जाएगा। कोई मिनरल्स वगैरह अगर खोजने का जरूरत हुआ तो समझे। इसमें क्वेश्चन क्या क्या बना, सो देखिए, भारत और किस देश ने डिफेंस, एनर्जी और जरूरी मिनरल्स में 21 एग्रीमेंट किए हैं? तो फ्रांस। क्वेश्चन ये हुआ। और भी क्वेश्चन हो गया कि भारत और फ्रांस ने कितने एग्रीमेंट हाल ही में साइन किए हैं? 21। ये क्वेश्चन हुआ कि भारत और फ्रांस ने जो है H-125 हेलीकॉप्टर बनाने के लिए कहाँ जो है उद्घाटन किया है? तो कर्नाटक में। क्या उद्घाटन किया है? असेंबली लाइन। देखिए, हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का वर्चुअली उद्घाटन किया गया है मोदी जी और मैक्रो के द्वारा। ये भी ध्यान रखिएगा किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? तो मोदी जी और मैक्रो के द्वारा कर्नाटक में जो असेंबली लाइन शुरुआत किया गया है। और भी हो सकता है कि कितने कितने एग्रीमेंट पे साइन हुए? 21 एग्रीमेंट पे साइन हुए। ये सब बात खासकर ध्यान रखिएगा, ठीक है। हैमर मिसाइल बनाने के लिए, देखिए, भारत में हैमर मिसाइल बनाने के लिए बीईएल और सफ्रान, ये भी ध्यान रखिएगा, बीईएल और सफ्रान के बीच एक ज्वाइंट वेंचर की घोषणा की गई, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं अगले अगले स्लाइड पे। इस स्लाइड पे क्या है? तो किसानों को रियल टाइम सलाह, बाजार भाव और वैज्ञानिक जानकारी दे रहे हैं तो एआई आधारित मिनरल विस्तार प्लेटफॉर्म लॉन्च, जिससे डिजिटल कृषि को बढ़ावा मिलेगा, है ना। बहुत अच्छा बात यह है कि
एआई का जो यूज हम लोग करते हैं थंबनेल बनाने में, वीडियो बनाने में, फोटोशूट करने में, ऐसा कुछ करने में एआई का इस्तेमाल करते हैं, कोई होमवर्क बनाने में, कोई क्वेश्चन पूछने में, अब उस एआई का यूज किसान भी करेंगे। किसान भी पूछ सकते हैं एआई से कि कोई कीड़ा लग रहा है तो कौन सा दवा छींटे, अभी हमारे यहाँ के मौसम का क्या हाल होगा, बारिश का संभावना कब तक है। अब किसान हेलो हेलो करेंगे, चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, एआई से पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें देख लीजिए और क्या क्या क्वेश्चन है। उस प्लेटफॉर्म का नाम है भारत विस्तार। क्या प्लेटफॉर्म का नाम है? भारत विस्तार। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, याद रखिएगा कौन है नाम, शिवराज सिंह चौहान, जो कि कौन से मंत्री है तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री है शिवराज सिंह चौहान है। राजस्थान के जयपुर में, ये भी ध्यान रखिएगा कहाँ, जयपुर में किसानों के लिए एआई बेस्ड डिजिटल साथी भारत विस्तार क्या लॉन्च किया, तो भारत विस्तार लॉन्च किया। उद्देश्य है कि भारत विस्तार को एक एआई पावर्ड सलाह देने वाले प्लेटफॉर्म के तौर पर बनाया गया है, ताकि भारतीय किसानों को टेक्नोलॉजी के मामले में मजबूत जानकारी से भरपूर और फैसले लेने में सक्षम बनाया जा सके। इसके लिए इंटीग्रेटेड तरीके से रियल टाइम साइंस बेस्ड खेती की जानकारी दी जाएगी। जैसे देखिए, कहा जा रहा है कि भरपूर फैसले लेने में सक्षम बनाया जाए। भरपूर फैसले का मतलब हुआ कि हम आज पानी पटाने की सोच रहे हैं, पानी पटाए कि नहीं पटाए, लेकिन अगर बारिश का संभावना 100% दे रहा है तो आगे रुक जाते हैं। तो ये क्या हुआ, भरपूर निर्णय। हम कौन सा दवा छींटे अभी, इस जैसे ये कीड़ा लगा है तो इस कीड़ा में कौन सा दवा लगेगा, ये सब कौन बताएगा, चैट जीपीटी आपको बताएगा। वही चैट जीपीटी का मतलब भारत विस्तार आपको बताएगा। खास बातें इसका क्या है सो जान लीजिए। फसल सलाह, देखिए वही बात कह रहा है, फसल सलाह, सर्विस, मंडी के दाम, ये सब बात हम आपको बता चुके हैं जो कह रहा है। अभी एक चैट जीपीटी है 2 भाषा में उपलब्ध है, हिंदी और अंग्रेजी में। कम से कम ये समझिए ना 2-3 मंथ में जो है कम से कम 11-12 भाषाओं में उपलब्ध हो जाएंगे, अभी सिर्फ 2 भाषाओं में है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। यह है सिविल राइट्स आइकन जैसी जैक्सन, नाम याद रखिएगा, जैसी जैक्सन। इनका 84 साल की उम्र में निधन हो गया है। ये अमेरिका के थे, अमेरिका के सिविल, देखिए ये सिविल राइट्स मूवमेंट के लिए जाने माने लोगों में से एक थे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। इनका नाम क्या था? जेसी जैक्सन। कितने साल के थे? 84 साल के थे। इन्होंने जो है बहुत सारे सोशल वर्क के कामों में इन्होंने भाग लिया है, इस कारण से इनको रटना जरूरी है, याद करना जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। भव्य भारत भूषण अवार्ड 2026, गौर से देखिए, भव्य भारत भूषण अवार्ड जो है नया अवार्ड लॉन्च किया गया है। किसको दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा जो भारत निर्माण के क्षेत्र में काम करे। देखिए कोयम्बटूर के ईसा योगा सेंटर में, याद रखिएगा कहाँ, कोयम्बटूर के ईसा योगा सेंटर में ईसा महाशिवरात्रि 2026 के सेलिब्रेशन के दौरान स्पिरिचुअल लीडर सदगुरु ने भव्य भारत भूषण अवार्ड लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया गया? तो भव्य भारत भूषण अवार्ड लॉन्च किया गया। यह एक नया नेशनल सम्मान है जो कई क्षेत्रों में तरक्की में शानदार योगदान को पहचान देता है। यह राजनाथ सिंह ने साइंस, आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, डिफेंस और कम्युनिटी डेवलपमेंट में खास कामयाबी हासिल करने वालों को दिए। इस इवेंट में स्पिरिचुअल ट्रेडिशन को नेशनल पहचान के साथ मिलाया गया। भव्य भारत भूषण अवार्ड के बारे में और जान लीजिए। यह सम्मान उन लोगों को दिया जाएगा जो भारत अपने जीवन भर में भारत के विकास के लिए खासकर योगदान दिया है, चाहे भारत के विकास के लिए काम किया है। इसका उद्देश्य है कि देश बनाना, मजबूत करना तथा देश बनाना लोगों से चलता है, न कि सिर्फ पॉलिसी से या भूगोल से। देखिए देश को ठीक से बनाना लोगों के द्वारा ही बनाया जा सकता है, न कि सिर्फ नियम कानून बनाने से। मौका और कल्चरल कॉन्टेक्ट क्या है? ये अवार्ड महाशिवरात्रि के दौरान दिया गया, ध्यान रखिएगा। किसके दौरान? महाशिवरात्रि के दौरान दिया गया, जो भगवान शिव को समर्पित एक बड़ा हिंदू त्योहार है, जिसे पूरे साल भारत में स्पिरिचुअल गैदरिंग के साथ मनाया जाता है। पहचान के क्षेत्र, ये अवार्ड खास नेशनल डोमेन में बेहतरीन काम के लिए दिए जाएंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे स्पेस रिसर्च, साइंटिफिक इनोवेशन में योगदान के लिए दिए जाएंगे। आर्ट और कल्चर जैसे क्लासिकल म्यूजिक और डांस इत्यादि में दिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा नया अवार्ड है, अवार्ड से जुड़ा क्वेश्चन वैसे ही महत्वपूर्ण रहता है। अवार्ड का नाम है भव्य भारत भूषण अवार्ड 2026। किनके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया कोयम्बटूर के ईसा योग सेंटर में ईसा महाशिवरात्रि 2026 के दौरान स्पिरिचुअल लीडर सदगुरु ने भव्य भारत भूषण अवार्ड लॉन्च किया। इस लॉन्च के दौरान राजनाथ सिंह के द्वारा बहुत सारे लोगों को ये अवार्ड दिया भी गया। ये भारत भव्य भूषण अवार्ड किस त्योहार पर लॉन्च किया गया? ध्यान रखिएगा किस त्योहार पर लॉन्च किया गया? तो महाशिवरात्रि के त्योहार पे लॉन्च किया गया। ठीक है, ये सब बात आप ध्यान रखेंगे। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना कितना अच्छा बात है, ये विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कौन सा रिकॉर्ड?
विराट कोहली 52 गेंदों में शतक लगाए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो सबसे हाई मतलब सबसे तेज शतक है, 52 गेंद में शतक। तो इन्होंने जो है 50 गेंदों में शतक लगाया है। इन्होंने इनका जो है कहीं लिखा हुआ है इसमें 50 बॉल में इन्होंने शतक लगाया है, जो विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ा है कौन? स्मृति मंधाना। और इनको अवार्ड क्यों मिला? तो मंधाना ने भारत के ऐतिहासिक 2025 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में जितनी अहम भूमिका निभाई और टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों में से बनी। उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को लगातार दूसरे साल 2025 और 26 में महिला प्रीमियर लीग का टाइटल जीतने में मदद किया। स्मृति मंधाना को 2025 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, ध्यान रखिएगा, 2025 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है इनको, स्मृति मंधाना को। यह साल के दौरान इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में उनके शानदार परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये सब याद रखिएगा कि 2025 के लिए कि 24 के लिए। तो 25 के लिए किनको चुना गया है? स्मृति मंधाना को, जो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह है आपका क्या है? हाँ देखिए, यह है आपका भारत हेल्थ एआई इकोसिस्टम के लिए सही और बोध का लॉन्च करेगा। देखिए ये प्रचार सुने हैं कि दोस्तों ये सही में सही ऐप है, क्योंकि उसका नाम ही सही है इसलिए बहुत सही है। वही वाला बात है, मतलब ये वो वाला बात नहीं है, लेकिन उसी टाइप का है। इसका नाम सही और बोध है। क्या? ये भी एआई जनरेटेड है, जो हेल्थ सेक्टर को मजबूत करेगा। जैसे कोई चीज जांच परख करना हो, किसी बीमारी के बारे में जानना हो, तो ये सब कौन करेगा? एआई सिस्टम करेगा, जिसका नाम क्या होगा? सही और बोध। देखिए यही है कि केंद्रीय, अभी भी ध्यान रखिएगा, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रसाद नड्डा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? जगत प्रसाद नड्डा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में, ध्यान रखिएगा कहाँ? तो भारत मंडपम में हुए एआई समिट 2026 में दो बड़े नेशनल इनिशिएटिव सही और बोध लॉन्च की घोषणा की। इन इनिशिएटिव का मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी और सबूतों के आधार पर अपनाकर भारत के हेल्थ सेक्टर को मजबूत करना है। इसमें 3-4 क्वेश्चन हम बता चुके हैं। इसमें क्या हुआ कि केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रसाद नड्डा ने इसको लॉन्च किया। कहाँ? तो भारत मंडपम में, जो इंडिया एआई समिट 2026 हो रहा है उसमें लॉन्च किया गया। इसमें इस इनिशिएटिव का नाम है सही और बोध। इसका मकसद है कि भारत के हेल्थ सेक्टर को मजबूत करना, और अन्य कोई मकसद नहीं है। इसमें भी वही बात लिखा हुआ है कि हेल्थ सेक्टर को मजबूत किया जाएगा। आप इतना ही समझिए और अभी याद रखिए क्वेश्चन इसमें क्या क्या बना। तो कि सही और बोध पहलों की लॉन्च की घोषणा किसने की? लॉन्च की घोषणा किसने की? तो जगत प्रसाद नड्डा ने। जो कौन सा मंत्री है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है जगत प्रसाद नड्डा। कहाँ इस लॉन्च की घोषणा कहाँ पर की? तो वही भारत मंडपम में, जहाँ एआई समिट 2026 चल रहा है भारत में। एआई समिट 2026 चल रहा है। ठीक है, बाकी आपका अगला क्वेश्चन है जापान के साने तकाइची। कितना अच्छा नाम है, जापान के साने तकाइची, मतलब समझ में आ रहा है? साने तकाइची को जापान का प्रधानमंत्री चुना गया है। ये अचानक प्रधानमंत्री बन गई थी, लेकिन इनको मन था कि भाई हम इलेक्शन हो, हम जीते तब प्रधानमंत्री बने। तो इन्होंने इलेक्शन करवाया। कब करवाया? 8 फरवरी को और 18 फरवरी को। 8 फरवरी को आम चुनाव जो हुआ उसमें तकाइची की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का नाम भी याद रखिएगा। अब सीधा समझिए कि पार्टी का नाम और साने तकाइची का नाम याद रखिए। पार्टी का नाम है एलडीपी, का मतलब हो गया लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, एलडीपी का मतलब लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। साने तकाइची को बहुत ही अच्छा से सुपर मेजोरिटी मिला है उनको, और इस मजबूत जीत ने उन्हें लीडर बने रहने का रास्ता साफ कर दिया है। फिर 18 फरवरी को नेशनल डाइट के दोनों चैम्बर के सांसदों ने तकाइची को फिर से प्रधानमंत्री बनने के लिए वोट किया। और उस दिन ये जो वहां का नियम है कि नई सरकार बनने से पहले पुराने सरकार जो है इस्तीफा दिया, फिर नया सरकार बने। जीत का महत्व क्या है? तकाइची अक्टूबर 2025 में जापान की पहली प्रधानमंत्री, जो कि पहली महिला प्रधानमंत्री थी, बनी थी। लेकिन उनको ये लग रहा था कि हम अचानक बने हैं, तो वोट से बनने के लिए उसमें अपने पद पर बनी रही, और वोट यानी कि वोट से जीत कर प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्होंने फिर से वोट करवाई और प्रधानमंत्री बनी। अगर वोट में उनको वोट नहीं मिलता तो प्रधानमंत्री नहीं बनती। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साने तकाइची कौन है? जापान की प्रधानमंत्री है, जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी थी, लेकिन अभी वो फिर से चुनकर प्रधानमंत्री बनी गई है। ये किस पार्टी की है? तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। किस पार्टी की है? लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। हम उम्मीद करें कि आपको समझ में आया।
आइए देखिए, वर्ल्ड बैंक ने भारत के रूफटॉप सोलर विस्तार को बढ़ावा दिया है। इसमें कुल मिलाकर वर्ल्ड बैंक के द्वारा भारत को रुपया दिया गया है जिसमें सोलर का विस्तार किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह किसके माध्यम से दिया गया है, किस इंडियन बैंक के रूफटॉप सोलर लोन रीफाइनेंसिंग को वर्ल्ड बैंक गारंटी से सपोर्ट मिलना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। ध्यान रखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। भारत को देश भर में रूफटॉप सोलर पावर इंस्टॉलेशन, देखिए रूफटॉप सोलर पावर इंस्टॉलेशन को बढ़ाने में मदद के लिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप से 197.67 मिलियन डॉलर, याद रखिएगा, का सपोर्ट पैकेज मिला है। यह मदद मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी द्वारा रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग के लिए दी गई गारंटी के जरिए मिला है। यह कैसे काम करता है, ये कोई काम नहीं करता, बैंक के द्वारा समझे ना, लोन दिया जाता है जिससे आप चाहे तो छत पे अपना सोलर लगवा सकते हैं, उसी के बाद ये दिया हुआ है। भारत के लिए क्यों जरूरी है, हाँ इसमें बहुत सारा क्वेश्चन छुपा हुआ है। आप समझिए भारत के लिए क्यों जरूरी है, तो मोदी जी एक निर्णय लिए हैं, सभी देश अपना अपना निर्णय ले रहा था कि हाँ भाई हम जीरो कार्बन इमिशन यानी कि जीरो कार्बन उत्पन्न करेंगे। कब तक, तो कोई कह रहा था 2037 तक, कोई कह रहा था 2050 तक, मोदी जी कहे 2070 तक, कि हम 2070 तक जो है जीरो कार्बन इमिशन करेंगे, 2070 तक कार्बन उत्पन्न करना बंद कर देंगे। तो वही 2070 तक जो कार्बन उत्पन्न बंद करेंगे, तो कैसे बंद करेंगे, तो सोलर वगैरह लगाएंगे तभी बंद होगा। तो वही उसमें भी ये मदद करेगा। वही कह रहा है रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले थर्मल एनर्जी सोर्स को बदलकर ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने में मदद करेगा। वे भारत के क्लाइमेट लक्ष्यों को और 2070 तक क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन और नेट जीरो एमिशन के कमिटमेंट को सपोर्ट करता है। फाइनेंसिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देता है और भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आपका एक है, शायद अंतिम है ये, करप्शन इंडेक्स में बांग्लादेश दुनिया में 13वें सबसे लास्ट स्थान पे है। करप्शन इंडेक्स में बांग्लादेश दुनिया में 13वें सबसे निचले पायदान पे है। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है, इससे आएगा तो यही आएगा, क्योंकि बांग्लादेश बगल का देश है और उसमें बहुत सारा करप्शन है। करप्शन किस हिसाब का है कि वो नीचे से 13वें स्थान पे है। इस इंडेक्स में क्या होता है कि 0 से 100 तक नंबर दिया जाता है। 0 का मतलब होता है करप्ट देश, 0 का मतलब क्या है, 0 का मतलब है बहुत ज्यादा भ्रष्ट देश, और 100 का मतलब है बहुत साफ देश। जिसका नंबर 100 है उसमें बहुत अच्छा देश है, और 0 का मतलब है क्या, सबसे करप्ट देश है। तो सबसे करप्ट देशों में नीचे से 13वें स्थान पे कौन है, तो बांग्लादेश है। और इसको जारी कौन करता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक कमेटी है जो इसको जारी करता है, इस इंडेक्स को। देखिए करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, सीपीआई इसको शॉर्ट कहते हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी कि सीपीआई को कौन सी संस्था पब्लिश करती है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। देखिए 13वें सबसे निचले पैमाने पर इंडेक्स में यहाँ आता है कि देश की पब्लिक सेक्टर कितना भ्रष्ट है। पब्लिक, इसमें क्या देखा जाता है, पब्लिक सेक्टर कितना भ्रष्ट है। पब्लिक सेक्टर का मतलब हो गया कि जातीय आवासीय बनवाने में कितना रुपया खर्च हो रहा है, ये बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने में कितना खर्च हो रहा है। अगर मान लेते हैं कि हमको सरकार से कोई योजना आया तो भारतीयों तक चाहे किसी भी लोगों तक कितना आसानी से पहुंच पा रहा है, इसमें कितना भ्रष्टाचार छुपा हुआ है। रोड बनाना है तो कितना भ्रष्टाचार छुपा हुआ है, इस सब बात उसमें निर्णय लिया जाता है। सबसे गड़बड़ कहाँ जगह है, तो सबसे गड़बड़ जगहों में सबसे निचले स्थान से 13वें स्थान पे कौन सा देश है, बांग्लादेश। इस परसेप्शन को चाहे इस इंडेक्स को जारी कौन करता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये भी ध्यान रखिएगा, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 0 से 100 तक नंबर दिया जाता है। 0 का मतलब सबसे भ्रष्ट देश, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि 0 का मतलब क्या, तो सबसे भ्रष्ट देश। 100 नंबर का क्या मतलब, सबसे अच्छा देश। इसी अनुसार उसमें नंबर दिया जाएगा। यह रैंक क्यों जरूरी है, करप्शन के बारे में मजबूत सोच किसी देश को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आपके देश में करप्शन अधिक है तो लोग बाहर से इन्वेस्ट करना कम चाहेगा। वही बात यहाँ लिखा हुआ, इन्वेस्टमेंट का माहौल, इन्वेस्टर्स ऐसे मार्केट से बच सकते हैं जहां करप्शन का रिस्क ज्यादा हो। कि हम जाएंगे 5 करोड़ रुपया लेके वहां बैंक कोई फैक्ट्री बैठाने, जिसमें से 3 करोड़ हमको घूस में देना हो जाएगा, 2 करोड़ रुपया बचेगा। 2 करोड़ में से आप फैक्ट्री बैठा सकते हैं तो बैठाइए, नहीं तो फिर वापस हो जाइए। तो ये सब क्या हो जाएगा, अगर वहां भ्रष्टाचार ज्यादा है तो ये सब काम वहां होगा, जिसके कारण क्या है कि बांग्लादेश मतलब वहां इन्वेस्टर पहुंचेगा नहीं। तो क्या हम समझे कि पूरा क्लास समझ में आया आपको, और ये है आपका अंतिम स्लाइड, ठीक है ना। सभी कुछ हम चाहेंगे ऐसा कि निश्चित रूप से ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन अगर अच्छा ना भी लगा हो तो थोड़ा सा बता दीजिए कमेंट में, अच्छा लगा या बुरा लगा या नहीं अच्छा लगा या खराब लगा, ठीक है।
बाकी रेगुलर आपको ऐसा वीडियो मिलता रहेगा। इस वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है, ये रेगुलर आपको मिलेगा। इस नंबर पे आप पीडीएफ के लिए मैसेज कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। ये आपके चैनल का नाम है और हमारा जहाँ स्कूल है उस स्कूल का लोकेशन ये है, मथुरा नगर मंदिर लौखान। स्कूल का नाम यहाँ आपको दिख रहा है, इसी सब के कारण ये आपका ये सब कुछ लिखा हुआ है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले कल के वीडियो में। ठीक है, तब तक जय हिंद जय भारत।